हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। जिस तरह से हर हफ्ते हम आपके साथ एक नए हेल्थ केयर स्टार्टअप और उनसे बातें करते हैं ताकि हम ये जान सके कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितने नए नए तरह के डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, कितने नए तरह के एप्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ रहे हैं जो हमारे डे टू डे के इन हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को काफी हद तक और इफेक्टिवली कैटर कर पाते हैं और उन्हें उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशंस लेके आ पाते हैं। आज के भी हमारे हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज में एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर हमारे साथ है, मोहम्मद अमानुल्लाह। मोहम्मद मेडिशाला के को-फाउंडर है। मेडिशाला एक स्टार्टअप है जो पटना में पेशेंट्स के लिए टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज और साथ ही साथ डिजिटल क्लिनिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। हेलो मोहम्मद, वेलकम टू मेडी सर्कल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो मेडिशाला के को-फाउंडर होने के नाते आप मेडिशाला और इस स्टार्टअप को जब आपने शुरुआत की, इसके पीछे के कारण क्या थे और मेडिशाला में किस तरह से आप पेशेंट्स को, खासकर कि रूरल पेशेंट्स को, जो हमारे 68.84% रूरल इंडियन पॉपुलेशन है, उनको किस तरह से हेल्थ केयर सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं? मेडिशाला एक बिहार बेस्ड हेल्थ टेक कंपनी है, स्टार्टअप्स जो कि डॉक्टर्स और पेशेंट कनेक्ट करता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम दूर दराज के गांव तक कैसे डॉक्टर्स को वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि गांव तक अभी तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए हैं। हेल्थ केयर अभी तक उतना एक्सेसिबल परफेक्टली नहीं हो पाया। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे उन जगहों तक हम डॉक्टर्स को ले जाएं टेक्नोलॉजी की मदद से, कि वहां के जो लोग जो कि प्रॉब्लम्स में फेस करते हैं, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे क्योर कर पाए। क्योंकि अभी तक गांव में जब किसी पेशेंट को प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो 50-60 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि वहां पे उस एरिया में जो गांव के विलेज लेवल में उनको दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी के लिए। बट विद द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी हमने इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और इस पे हमने वर्क किया। सबसे पहले हमने डिस्टेंस क्लिनिक्स को कॉन्सेप्ट लेके आया। डिस्टेंस क्लिनिक्स में ये होता है कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में हम सेटअप करते हैं, जहां पर एक ट्रेंड फिजिशियन रहते हैं जो कि ट्रेंड एक मतलब असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, जो डॉक्टर्स के जो सुझाव रहते हैं कि डॉक्टर्स का मतलब पेशेंट को अगर टीटी चाहिए, शुगर का क्या टेस्ट है, वो उनको फाइंड आउट करके देते हैं और रियल टाइम में डॉक्टर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और पेशेंट के लिए भी ये रहता है कि वो कभी भी वो क्लिनिक, इस एक क्लिनिक में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। ये डॉक्टर्स ट्रेन रहते हैं और डिफरेंट सिटीज के रहते हैं। तो अगर एक पेशेंट को गांव में अगर किसी आई के डॉक्टर्स को दिखाना है तो वो, और गायनो को पेशेंट को दिखाना है, क्योंकि महिलाएं जो रूरल एरिया में रहती हैं उनको उनको ये प्रॉब्लम हमेशा आता है सेकेंड एडवाइस के लिए कि इस समय क्या करना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक पे आके वो कॉस्ट इफेक्टिवली मतलब वो डॉक्टर्स को अपना कंसल्ट करा पाते हैं। और इससे क्या होता है कि उनकी पेशेंट की जो फी है, कन्वीनियंट फी, वो बच जाता है। उनको बड़े शहरों तक नहीं जाना पड़ता। उनके बड़े शहर के डॉक्टर्स हम लोग रियल टाइम में क्लिनिक्स पे हम अवेलेबल करा देते हैं। जिस तरह से हम टेली कंसल्टेशंस की बात करते हैं, कई बड़े स्टार्टअप्स पहले से ही, जैसे मैकप्राक्टो है, इनफाइन है, इस फील्ड में है और टेली कंसल्टेशन अपने में ही काफी ब्रॉड टर्म है। अगर हम डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो की बात करते हैं तो इंडिया में डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो काफी हद तक एब्सिमल है। जो डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो 1:838 है अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट, यानी कि हर 838 इंडियन भारतीयों पे सिर्फ एक डॉक्टर है। अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात की जाए तो 75% से भी ज्यादा भारतीय जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, विलेजेस में रह रहे हैं, जबकि 75% से भी ज्यादा डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो सिटीज में बेस्ड है। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल ही यूनिफॉर्म नहीं है। कई बार पेशेंट्स को 100 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करना पड़ता है जस्ट टू गेट वन डॉक्टर कंसल्टेशन, जो कि आई थिंक इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ऐसे कई सारे टेलीकंसल्टेशन एप्स बने हैं और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनीज हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं। आपके इस स्टार्टअप में ऐसी क्या खास बात है जो जो उसकी यूएसपी है, जो दूसरे टेलीमेडिसिन स्टार्टअप्स नहीं ऑफर कर पा रहे हैं? तो मेडिशाला के फाउंडर होने के नाते ये बताएं कि किस तरह से, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार टेली कंसल्टेशन का ये प्रॉब्लम देखा जा रहा होता है कि डॉक्टर्स
जो पेशेंट्स का जो एक नेचुरल फील होता है कि भाई डॉक्टर्स ने हमें टच नहीं किया, हमें देखा नहीं, एग्जामिन नहीं किया, वो किस तरह से वो जो एक फील होता है कि आई हैव बीन एग्जामिन्ड, आई हैव बीन कंसल्टिंग अ डॉक्टर, दैट इज नॉट देयर। सो हाउ यू आर केटरिंग टू दैट प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम से आप कैसे ये कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं? मैम ये प्रॉब्लम हर टेली कंसल्टेशन के पास आता है कि आप अगर आप शहरों में जाएंगे ना, तो एक शहर के भी कोई हमारे फ्रेंड्स, अगर हमारे घर वाले लोग टेली कंसल्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर हाँ उस चीज को, तो वो लुक एंड फील जो बात बोले वो एग्जैक्टली वो मिसिंग है। अगर वो लुक एंड फील अगर पेशेंट नहीं ऑब्जर्व कर पाता है तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने डॉक्टर से बात किया, वो लगता है बस कि वो बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो। तो इसको पिन पॉइंट करने के लिए हमने हमारा जो डिजिटल क्लिनिक है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर हमने IoT इनेबल्ड डिवाइसेस रखे हैं, जैसे कि बीपी, शुगर और भी स्टेथोस्कोप जो है उसके ऊपर वो फील करता है। वो वहां पर जो रियल टाइम में जो डॉक्टर्स है ना, वो उसको डेटा को, इंफॉर्मेशन को गैदर करके भेजता है उसको। जैसे सपोज करते हैं कि टेलीकंसल्टेशन में आप वीडियो कॉल करते हैं, तो उस पे आप बस बताते हो, लेकिन वहां पर हमारे जो सेंटर्स पे होते हैं ना, हमारे वहां पर ट्रेन एक्सपर्ट रहते हैं, जो कि उनके डॉक्टर्स बोलता है कि आप उनका बीपी लो, उनका नब्स चेक करो, उनका पल्स क्या है, उनका शुगर लेवल क्या है, ठीक है। तो वो हमारे पास IoT इनेबल्ड डिवाइसेस हैं जो कि उन पे लगाता है, और उसके थ्रू रियल टाइम में डॉक्टर्स के डैशबोर्ड को वो वाइटल्स दिखते हैं, ताकि जितनी ज्यादा डॉक्टर्स को वाइटल और मतलब वो डेटा मिलेगी, उससे ज्यादा इफेक्टिवली वो टेलीकंसल्ट कर पाता है। तो ये हमारा USP है, और हमारे जो गांव के जो पेशेंट है उसको फील कर पाते हैं कि हाँ कोई तो बंदा मेरे को टच किया, मेरा शुगर लिया, मेरा जांचा, और मुझे फिजिकली टच किया। तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बनता है। एक गांव के लोग, अब शहर के लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन गांव के लोग अगर वो उनको उनको पास मतलब ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट होता है, और इससे हमारा टेलीकंसल्टेशन और इजी हो पाता है। दैट्स हमारा एक, आप इसको कह सकते हैं कि USP है, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग कर पाते हैं पेशेंट के रूप में। और जितने ज्यादा हम वहाँ के लोग रूरल आउटस्कर्ट्स के लोगों को सर्व कर पाए, वो हमारे लिए मेन प्लस पॉइंट है। क्योंकि टेक सेवीनेस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो बंदा हमारे टेलीकंसल्टेशन कर पाता है उसको टेक सेवी होना चाहिए। लेकिन अगर आप देख पाएंगे, जो आपने बताया डेटा, कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, अगर आप टेक फ्रेंडली हैं तो आप ज्यादा सोशल मीडिया उसको यूज कर पाए, लेकिन अगर अगर हम बात करें कि अगर हम मुझे बीमारी बताइए, तो वो लोग घबराते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा मतलब पिन पॉइंट था हमारे लिए। हमने स्टार्टिंग में तो टेलीकंसल्टेशन ऐप स्टार्ट किया, बट ये फाइंड आउट किया कि ये तो दिक्कत हो रहा है, मतलब लोग जिसके लिए हमने डेवलप किया गांव के सर्वे के लिए, वो नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई हमने उसको मूव किया कि डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक पे लाओ, उनको पेशेंट को वहां आने दो, उनके बिहाफ में हमारा जो पार्टनर, हेल्थ एक्सपर्ट पार्टनर है, वो उसके इशारे को लुक एंड फील करके उन चीजों आगे वो कर पाए। दैट्स आवर यूएसपी। जिस तरह से और एक और जी, और उसमें एक और एडवांसमेंट हो जाता है कि इवन नॉट कि अगर हम टेलीकंसल्टेशन में क्या होता है, आप टेलीकंसल्टेशन कर ले, लेकिन अगर मान लीजिए वो टेस्ट बोला, अगर मान लीजिए वो दवा बोले कि हाँ ये दवा खा लेना, अगर हम बात करें गांव में कोई 70-80 किलोमीटर दूर कोई टेलीकंसल्टेशन कर रहा है ऐप से, ऑफकोर्स देयर इज नेट से वो कर पाता है, लेकिन क्या जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, टेलीकंसल्टेशन करके प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, क्या उसको वो दवा वहां अवेलेबल हो पाता है? द आंसर इज नो, क्योंकि उससे दवा लेने के लिए भी दूर तक जाना पड़ता है। बट हमारे सेंटर पे उसको टेस्ट भी, दवा भी, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे अवेलेबल हो पाता है। तो इससे एक कंप्लीट साइकिल कंसल्टेशन का कवर हो पाता है। इससे हम लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि इससे पेशेंट को भी बहुत आराम हो। बिल्कुल। तो टेली कंसल्टेशन के जनरली कई आयाम होते हैं। एक तो आप रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग कर रहे होते हो, डिफरेंट IoT डिवाइसेस हैं जिससे ब्लड शुगर, और साथ ही साथ आजकल तो वैसे टेलीस्कोप एक ये आ गए हैं जो स्टेथोस्कोप के जैसा होते हैं, पेशेंट एग्जैक्टली बना सकते हैं। कई बार फीटल हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में मॉर्टेलिटी रेट है, इसको घटाने के लिए, और खासकर जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसको भी कम करने के लिए फीटल हार्ट रेट की जो IoT बेस्ड डिवाइसेस है, वो भी इन रूरल एरियाज में हम प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कई बार समय रहते ही कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर्स जान सकते हैं, और उन्हें बेटर सर्विसेज के लिए, या अगर सपोज इसमें अगर उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है तो उसके लिए भी उन्हें रेफर कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल जो हमारा कंसल्टेशन है, जो हमारे टेली कंसल्टेशन है, कई बार इसमें जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है, इससे कई बार आपको
स्टोर और फॉरवर्ड करना पड़ता है, मोबाइल हेल्थ कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कई जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो सुविधाएं भी पेशेंट्स को उन्हीं सेंटर्स पे मुहैया करा दी जा रही होती हैं। तो इस तरह से मोहम्मद आपने कितने लाइव्स को टच किया, कितने लोगों को इन सुविधाओं कितने लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाया है? मैम अभी तक हमने अभी 1.5 लाख पेशेंट तक हम लोग को टैप किए हैं और इवन अभी हमारे सेंटर्स और बढ़ रहे हैं, तो डिमांड्स के हिसाब से हम उसको और टच करें, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा आते हैं, क्योंकि बस जब उनको पता चलता है कि हम गांव तक डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल रेट पे, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो लोकल पैक्स के पास जाते थे, अब वो डॉक्टर हमारे सेंटर्स पे आके सस्ती दरों पे अच्छे डॉक्टर्स को देख पाते हैं, तो नंबर्स ऑफकोर्स बढ़ रहे हैं और पेशेंट के पे एफिशिएंसी बढ़ रहा है, और आई थिंक ये अच्छा चीज है हमारे लिए। तो अभी तक आपका जो स्टार्टअप है, क्या आपने कोई फंडिंग रेज की है या एक बूटस्ट्रैप्ड है? मैम हमने अभी सीड फंड रेज किया जी, एंड हम चाह रहे हैं कि हमारे नंबर्स बढ़े तब हम नेक्स्ट मूव और आपके जो भी रेवेन्यूज थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो क्या थे, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में आप क्या क्लोज करना चाह रहे हैं? मैम पास्ट रेवेन्यू हमारा 48 लाख था पिछले ईयर्स के हिसाब देखा जाए तो, एंड नेक्स्ट में हमारा अभी देखा जाए तो 6 to 7 सेंटर्स अभी बढ़ने वाले हैं, तो हम लोग का जो रेवेन्यू फिगर है हम लोग 1.5 CR तक हम लोग क्रॉस करेंगे। इस तरह से आपने कहा कि आप फंडेड हैं, तो आपने इस फंडिंग को प्राइमरली किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया है? क्या आपने टेक को एनहांस करने की कोशिश की, अपने टीम को बढ़ाने की कोशिश की है, या इतने सारे जो सेंटर्स हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चूंकि पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, यानी लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं कि कोवैक्स के आधा डॉक्टर के पास जाने के बजाय फार्मासिस्ट और उनकी फार्मेसीज में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बजाय अगर आप इन सेंटर्स पे जा रहे हैं जहां आपको एक्सपीरियंस एमिनेंट डॉक्टर्स मिल रहे हैं, तो वो कई हद तक ज्यादा अच्छा रहेगा उनके स्वास्थ्य के लिए। इन दैट केस यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स आल्सो केटरिंग टू सच अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स। तो आपने ये जो फंड्स है वो कैसे यूटिलाइज किए? हाँ मैम, हमारा फंड्स का मेन जो पार्ट है वो क्या टेक को लेवरेज करने में, क्योंकि अब हमारा इट्स नॉट अबाउट टेलीकंसल्टेशन में वीडियो कंसल्टेशन पार्ट हो पाता है, बट उसको स्ट्रीमलाइन करना, जिससे अब हमने बताया कि हमारा सेंटर्स गांव में रहता है, तो इफेक्टिवली कैसे वो स्मूथनेस के हिसाब से वीडियो कंसल्टेशन हो पाए। साथ साथ हमने अपने टेक को लेवरेज करके EMR सिस्टम इंटीग्रेटेड EMR सिस्टम डेवलप, ताकि डॉक्टर्स जो दूर दराज बैठे हुए उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखने में इजी रहे और उनको कम टाइम में प्रिस्क्रिप्शन लिख पाए, और डेटा वाइटर्स जो होता है डॉक्टर पेशेंट के जो, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह चार्ट दिखाना, ताकि डॉक्टर के सामने वो प्रेजेंट हो पाए कि हाँ ये डेटा आ रहा है, पेशेंट का डेटा ये है। तो इन सब में इन्वेस्ट किया, और साथ साथ हमारा इन्वेस्ट हुआ है कि नंबर्स बढ़ाना। ऑफ कोर्स हमारे सेंटर्स हैं तो उनके हिसाब से उसमें एनहांसमेंट करने की कोशिश। बिल्कुल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कई बार हम जो टेक स्टेट्स है या जो स्टार्टअप हब्स है, जैसे बेंगलुरु की बात की जाए, वहां कई हद तक आपके जैसे स्टार्टअप्स को बहुत सारे इंक्यूबेशंस और बहुत सारे अन्य सुविधाएं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो इजीली स्केल अप कर पाते हैं। पटना जैसे शहर से आने के बाद आपको कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा। ये चैलेंजेस क्या थे? पटना का सिनेरियो छोटे जितने शहर हैं, अगर मैं कंपेयर करती हूँ बेंगलुरु जैसे स्टार्टअप हब से, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज कब मिलते हैं, क्योंकि वहां कई हद तक ऐसे एक्सेलरेटर्स क्लब्स नहीं है या इंक्यूबेशन सेल्स नहीं है जहां जाकर के आप अपनी समस्याओं को रख सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, डिस्कशंस कर सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सके। तो छोटे शहर के में रहते हुए भी आपने अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ने की काफी हद तक ही आगे बढ़ा है। आपके हिसाब से इसमें क्या ज्यादातर चैलेंजेस आए आपके इस जर्नी में, और कुछ चीजें जो सहायक थी छोटे शहर में रहकर के भी आपके स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, वो चीजें बिल्कुल ही सहायक थी, आइडियल थी, वो क्या थे? मैम चैलेंजेस तो बहुत थे। चैलेंजेस साथ साथ हमारा काम था कि हम लोग को पता था कि चैलेंजेस आने वाले हैं, बट इसको कैसे कोप अप करना है, क्योंकि हमारे ये जो प्रॉब्लम्स था ये हम लोग पहले से, क्योंकि हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये पिन पॉइंट को ऑब्जर्व किया है कि कैसे गांव में जब एक पेशेंट को अगर दिक्कत होता है कितना तकलीफ होता है उनको, मतलब हेल्थ डॉक्टर्स के एबिलिटी में। तो ये हमारे के अंदर था, नहीं इसको सॉल्व करना है।
तो चैलेंजेस हमारे पास आए कि पहले आइडिएशन की कैसे गांव में भी टेलीकंसल्टेशन से लोग मतलब ठीक हो सकते हैं, मतलब उनको हमको सर्व कर सकते हैं, ये पहला चैलेंज। तो उसको अब वो बिहेवियरल चेंज लाना पड़ा, ये तो पार्ट था। साथ साथ हमारा, आप बता रही पटना जैसे शहर, यहाँ पर तो रिसोर्सेज की कमी है, टीम की कमी है, बट एज अ टेक बैकग्राउंड हमारा था एंड टेक में थोड़ा सा हम लोग को लेवरेज करने मिला। बाकी हमारे साथ हम जैसे बढ़ते गए, हम लोग बहुत गुडविल, हमारी टीम मिले, स्ट्रॉन्ग टीम मिले, स्ट्रॉन्ग छोटी टीम रही, लेकिन हम लोग का मेन सेम अंदर का कॉन्फिडेंस था कि हाँ सब लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारी टीम में ये नहीं था कि इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स नॉट फॉर कि हम यहाँ काम जॉब कर रहे हैं। उनके अंदर ये था नहीं भाई, ये प्रॉब्लम मेरे घर भी है, ये प्रॉब्लम मेरी एरिया में, हम लोग चलो मिलकर सॉल्व करते हैं। तो वो था, एक स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग बनी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ तो रिसोर्सेज कमी रहती है, वो तो हम लोग भी अप एंड डाउन किए, थोड़ा टाइम भी लगा हमें अप्रोच करने में, बट जैसे समय बीतते गया लोग मतलब हमारे साथ कोलैब करते गए एंड हम लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी चैलेंजेस है, बट चैलेंज तो आते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज से ही नहीं, पटना और ऐसे कई जैसे शहरों से भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल ही रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं और अपने जो विश्वास है उस पे इन्वेस्टर्स के फंडिंग के मुहर भी लगा पा रहे हैं। यानी कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही है, लेकिन उनको और चैलेंजेस जो स्टार्टअप्स को फेस करने पड़ते हैं वो भी हर जगह है। फिर भी इन स्टार्टअप्स का उम्मीद ना छोड़ना, इन एंटरप्रेन्योर्स का उम्मीद ना छोड़ना और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जाना काफी इंस्पायरिंग होता है। मोहम्मद हमें बताएंगे कि आपने इस जर्नी में कौन से इम्पोर्टेंट लर्निंग्स लिए जो खासकर आप आज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, और साथ ही साथ कुछ कोई भी ऐसी एडवाइस जो आप अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे, खासकर उन एंटरप्रेन्योर्स को जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं। मैं बस ये कहूंगा कि आप जो आइडिया कर रहे हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, कोई स्टार्टअप करते प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उसमें अप एंड डाउन आते हैं। एक टाइम पे आता है लगता है कि वो सब कुछ सही जा रहा है, एक टाइम पे आता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे बैकआउट कर देना चाहिए। लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि उस पर बैकआउट ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। सही अच्छी चीज आने में थोड़ा समय लगते हैं एंड अपने जो गलतियां होती हैं उससे आइडेंटिफाई करें। उस गलतियां को आप ऐसा ना करें ये प्रॉब्लम हो गया, इसके चलते मेरा ये प्रॉब्लम, इससे आगे मेरा ये प्रॉब्लम होने वाला, बट उसे आइडेंटिफाई करें एंड ये कोशिश करें कि जो पुराना प्रॉब्लम है वो फिर से ना आता, फिर से वही प्रॉब्लम वही लूप होल में ना हो पाए। और दूसरी चीज अपनी टीम को, क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम अगर स्ट्रांग रहे ना तो आप कुछ भी कर पाओगे। अपनी टीम के अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाएं कि हाँ वी ऑल ग्रो, हम लोग सब साथ ग्रो करेंगे, और उनको विजन बताइए, अपने विजन को उनको सामने रखिए कि नहीं हम इस विजन पे काम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सब साथ में रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो कर पाए, वो उस चीज को अचीव कर पाएंगे। एंड मेन ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आते हैं, लोग सोचते हैं कि फंडिंग अगर मिल गई तो ये हमारा मतलब हम सक्सेस है, बट इट्स नॉट ट्रू। अगर आप जो काम कर रहे हो उसको प्रॉब्लम्स के नंबर्स को आप सॉल्व कीजिए, अगर वो जो फाइनल जो एंड वाला जो पोर्शन है जो जिसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व होते जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एंड कॉन्फिडेंस आने के बाद ऑफ कोर्स वो जो चीज आप सॉल्व कर रहे हैं वो लोगों तक जाता है और लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा पेशेंट रखने की जरूरत है एंड वो चीज आ जाएंगे, बस घबराए नहीं। एंड अच्छी चीज करने मतलब अच्छी चीज आने में समय लगता है बट आता है जरूर। So you have to have patience and perseverance to achieve your goals. I think मोहम्मद अमानुल्लाह हमारे fellow entrepreneurs के साथ यही शेयर करना चाहते हैं। मोहम्मद, thank you so much for joining us today for this healthcare startup series. We wish you and Medishara all the best so that it is actually solving that important problem of making healthcare services available and accessible to the rural population of India, which really needs a very important solution at this point of our. Thank you once again for joining. Thank you.